MCX ट्रेडर्स ध्यान दे। हमें पता है आपको बाजार खुलने के पहले कमोडिटी रिपोर्ट चाहिए। हमें पता है आपको पढ़ी लिखी और समझदार रिसर्च टीम चाहिए। हमें पता है आपको कमोडिटी एक्सचेंज से जुड़ी हर खबर की जानकारी चाहिए। हमें आपकी जरूरत पता है। क्या आपको हमारा नंबर पता है? कमोडिटी ट्रेडिंग सिर्फ कमोडिटी समाचार के साथ। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. सोने और चांदी की कीमतों में लगातार तेजी जारी है। चांदी 1 लाख रुपए के ऊपर तो सोना भी 1 लाख के लेवल को छूने के लिए बेताब है। सोने और चांदी के दामों में आई तेजी से फिजिकल मार्केट कितना प्रभावित हुआ है और ज्वेलर्स के कारोबार पर क्या असर है, साथ ही क्या सोने चांदी के दाम आने वाले दिनों में किस तरह मूवमेंट करेंगे, इस पर बात करेंगे ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्ड स्मिथ फेडरेशन के प्रवक्ता और महासचिव नितिन केडिया से। मैं हूं कमल शर्मा। नितिन जी, आपका स्वागत है मोलतोल में। धन्यवाद कमल जी। जी नमस्कार। नितिन जी, गोल्ड के बाद अब सिल्वर ने भी भावों के मामले में नई ऊंचाई को छुआ है। हाजिर बाजार की बात करें तो इन दोनों कीमती धातुओं में ग्राहकी कैसी है इन दिनों? नमस्कार। पिछले कुछ समय से अगर हम देखें तो गोल्ड का जो भाव है वो महीने दर महीने बढ़ता चला जा रहा है और निवेशकों के दिमाग में एक बात ये आ गई है कि किसी भी भाव पे गोल्ड को खरीदना नुकसानदेह नहीं है। तो पहले जो हम ये देखते थे कि अगर गोल्ड के भाव 5-7% की तेजी आ जाते थे तो उसके बाद जो है वो खरीदारी बंद हो जाती थी और जब वो एक 8-7% का करेक्शन आता था तभी वो खरीदारी लौट के आती थी। लेकिन अब क्या हो गया कि जब एक गोल्ड नए जोन में जाता है, जोन का मतलब जब 5,000 रुपए का आंकड़ा क्रॉस करता है, सपोज 80 से 85 आया, फिर 85 से 90 आया, 90 से 95 और 95 से हमने मान लीजिए लाख रुपए टच होते देखा। तो ये जब नया जोन टच करता है तो खरीदारी में एक हल्की सी जो है वो नरमाहट आती है। लोग जो है वो रिफ्रेन करते हैं और वो ये सोचते हैं कि अब जब ये 2-3 हजार रुपए नीचे आ जाएगा तो हम बाय करेंगे। तो 2-3 हजार रुपए नीचे आते ही जो है लोग इसमें गोल्ड में बाइंग शुरू कर देते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो पहले हम एक 80-20 का रेशियो देखते थे कि 80% जो है वो जेवरात की खरीदारी होती थी और 20% जो है वो निवेशक लोग आते थे जो गोल्ड बार वगैरह लेके जाते थे या गोल्ड के कॉइन लेके जाते थे, वो अब 60-40 हो गई है। 40% जो है वो इन्वेस्टमेंट डिमांड्स हम देख रहे हैं जो कि बार या सिक्के के माध्यम से जारी है और 60% जो है वो जेवरात की जो है वो डिमांड बनी हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब जो लोग शादी के लिए वेट करते थे कि मान लीजिए जिनके घरों में शादियां हैं, तो हम लोग अक्सर देखते थे कि वो वेट करते थे कि जब भी 10-15-20% का करेक्शन आएगा तभी हम गोल्ड को बाय करेंगे। तो अब वो भी जो है जब 2-3 हजार 4 हजार का करेक्शन एक दिखता है, अब चूंकि न्यूज माध्यम पहले इतना सोने को कवर नहीं करती थी, लेकिन अब चूंकि आजकल जो चैनल्स हैं और जो आपके जैसे मान लीजिए प्रभावशाली जो यूट्यूब चैनल्स हैं वो भी अब चूंकि गोल्ड को कवर करते हैं और लोगों को गोल्ड की खबरें जो है वो ज्यादातर मिलती जा रही है, तो हम देख रहे हैं कि उस तरह का जो एक रुझान है जहां पे वो 2-3 हजार आते ही शादियों के लिए भी जो परचेसिंग है वो भी शुरू हो जाती है। तो जो डिमांड है वो काफी अच्छी बनी हुई है और मुझे लगता है कि इस बार श्राद्ध को अगर हम छोड़ दें तो दिवाली तक हमें कंटिन्यूअस डिमांड जो है वो देखने को मिलेगी। कमल जी। जी और नितिन जी, जैसे जो फाइनेंशियल लिटरेसी हुई, लोगों में जागरूकता बढ़ने के बाद अब निवेशक फिजिकल के बजाय डिजिटल यानी ETF, गोल्ड बॉन्ड और इस तरह की खरीद की कर रहे हैं, उनकी ओर तेजी से मुड़ रहे हैं। इसका हाजिर बाजार में ग्राहकी पर कैसा असर है और लोग फिजिकल में अधिक खरीद करें उसके लिए ज्वेलरी फ्रंट पर क्या प्रयास हो रहे हैं? कमल जी देखिए, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जहां तक था तो तब तक हम ये देख रहे थे कि वहां पे एक 2.5% की वजह से कॉम्पिटिट करना मुश्किल हो रहा था। पर चूंकि अब गवर्नमेंट जो है वो नए ट्रांच नहीं लेके आ रही है तो हम ये देख रहे हैं कि वहां पे जो है एक हमको एडिशनल बेनिफिट मिल रहा है। दूसरा, गोल्ड जो है वो एक इमोशंस के साथ जुड़ा हुआ है। वो इमोशंस कैसे हैं कि जब एक भाई अपनी बहन को गोल्ड का कुछ उपहार देता है, एक हस्बैंड जो है वो अपनी वाइफ को देता है, ससुर अपनी बहू को देता है, माँ अपनी बेटी को देती है, सास अपनी बहू को देती है, तो एक इमोशंस और एक प्यार का जो बंधन है वो सोने और चांदी के साथ आता है जो ETF के माध्यम से नहीं दिखता है। तो अब चूंकि एक मान लीजिए मेरे घर पे भी किसी के बच्चे का बर्थडे है तो मैं वाइफ को यही कहता हूँ कि भाई एक चांदी का सिक्का जो है वो दे दो ताकि आने वाले समय में निवेश का माध्यम बन जाएगा। तो इस तरह की जो डिमांड है उसको ETF कैटर नहीं कर सकता है। वो जो कैटरिंग है वो जहां इमोशंस आते हैं वो सिर्फ और सिर्फ फिजिकल गोल्ड ही उसको कैटर कर सकता है। सेकंड थिंग क्या हो जाती है कमल जी की, आज भी लिटरेसी बहुत अच्छी है लेकिन
वो लिटरेसी कैसी है कि आज की डेट में जितने भी आपको फाइनेंशियल एडवाइजर्स मिलेंगे वो जी 99, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूँ, 99% इक्विटी मार्केट के स्पेशलिस्ट मिलेंगे। उनको पता ही नहीं है कि उनको कब अपने कस्टमर को सजेस्ट करना है कि आपको गोल्ड में जो है वो इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या मुझे अपनी रिस्क प्रोफाइलिंग करनी है तो टोटल रिस्क का, टोटल एलोकेशन का कितना परसेंटेज जो है वो मुझे गोल्ड में लेके चलना है। तो इस तरह की फाइनेंशियल लिटरेसी अभी भी एब्सेंट है। और जब तक प्रोडक्ट स्पेशलिस्ट चैंपियंस नहीं आएंगे कि मैं सिर्फ गोल्ड ईटीएफ करता हूं और गोल्ड ईटीएफ के बारे में आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप मेरे पास आए, तब तक जो है हमारे दुकानदारों का, या जो मैं ब्रिक्स एंड मोटर बिजनेस जिसको कहता हूं, उसका मुकाबला करना ईटीएफ के लिए पॉसिबल नहीं होगा। जी। और हम नितिन जी यहाँ देखें तो जैसे सोने के ऊंचे दामों की वजह से रिपोर्ट ये आ रही कि ज्वेलरी की मांग घट रही है, क्या वाकई ऐसा है? और दूसरा यह कि जो शादी विवाह या अन्य पर्व आते हैं उनकी मांग कैसी आ रही है? बाजार में ये चर्चा है कि 14, 16, 18 कैरेट पर ज्यादातर ग्राहक शिफ्ट हो गए हैं उनकी ज्वेलरी पर, क्योंकि 22 कैरेट बहुत महंगा बैठ रहा है। तो क्या ये बिल्कुल सच है, और किस तरह के कैरेट पर अब डिमांड ज्यादा देख रहे हैं आप? कमल जी, भारत के अंदर जो ये कैरेट है ये भाव के ऊपर ना होके ये जियोग्राफिकल लोकेशंस के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए आप अच्छा। विदर्भ के अंदर जाएंगे महाराष्ट्र में, तो वहां पे आप देखेंगे कि 24 कैरेट की जो ज्वेलरी है वो ज्यादा चलती है। और यही एक कारण था कि जब सरकार ने हॉलमार्क का कानून लागू किया था तो 24 कैरेट को बाद में ऐड किया था, क्योंकि विदर्भ से जो है वो स्पेशल डिमांड गई थी। मैं अगर गुजरात की बात करता हूँ, महाराष्ट्र की बात करता हूँ या साउथ की बात करता हूँ, तो वहां आज भी 22 कैरेट का ही प्रचलन है। वहां पे आप देखेंगे तो होलसेल या मैन्युफैक्चरर के पास कहीं भी 18 कैरेट की डिमांड नहीं आ रही है। लेकिन जब मैं अपने क्षेत्र में जाता हूँ राजस्थान के अंदर, या मान लीजिए मैं उत्तर प्रदेश की बात करता हूँ, बिहार की बात करता हूँ, तो वहां पे 20 कैरेट, 18 कैरेट या इससे कम की जो ज्वेलरीज है वो प्रचलन में। भाव का फर्क जो है वो उतना हमें देखने को नहीं मिलता है। हमें ये जियोग्राफिकल ट्रेंड्स के हिसाब से ही देखने को मिलता है, और ये कंटिन्यूड है। और जो आपका पहला प्रश्न था कि कीमतों का क्या असर आ रहा है ज्वेलरी की डिमांड के ऊपर, तो जी देखिए पहले क्या होता था कि साल के कुछ महीनों में डिमांड आती थी, वो शादी ब्याह की डिमांड होती थी, वो त्योहारों की डिमांड होती थी। तो वो देखिए वो बनी हुई है, वो पैसे के मामले में उतनी ही बनी हुई है कि अगर कोई मान लीजिए 1 लाख रुपए की चेन खरीदता था तो आज वो 1,20,000, 1,30,000 की खरीद रहा है। लेकिन वो 1 लाख की जो क्वांटिटी होती थी, जो पहले मान लीजिए सपोज वो 10 ग्राम दे पाता था 50,000 के भाव में आज से 1.5 साल पहले, वो आज 5 ग्राम ही ले पा रहा है। तो हाँ, वेटेज के मामले में मैं ये कह सकता हूँ कि जो गोल्ड की आपकी जो वेट डिमांड है उसमें थोड़ी सी कमी हमें देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर आप उसको अमाउंट वाइज देखेंगे तो ये जो डिमांड है ये 15 से 20% बढ़ी ही है, कम नहीं हुई है। कमल जी। जी। और नितिन जी हम देखें तो लोग गोल्ड और सिल्वर की ज्वेलरी खरीद लेते हैं और जब बेचने जाते हैं तो उतने पैसे नहीं मिलते, ये शिकायत रहती है आम आदमी की। और वो उम्मीद करता है कि मैंने जिस पर लिया उससे बढ़कर के मुझे प्राइस मिल जाए। असल में गोल्ड या सिल्वर में खरीद कैसे करनी चाहिए? कि मतलब जैसे कि भाई उसमें बिस्किट या रॉ फॉर्म में ले, कॉइन्स ले। कई कहते हैं कि कॉइन्स के प्राइस उतने नहीं मिलते हैं क्योंकि उसमें कटौती करी जाती है छीजत की। असल में एक इन्वेस्टर जो इन्वेस्ट करना चाहता है, यानी जिसके यहाँ घर पे शादी या फंक्शन नहीं है, उसे गोल्ड या सिल्वर किस रूप में खरीदें और ताकि वो बेचते समय पैसों का नुकसान महसूस न करे? देखिए कमल जी, इसमें क्या है कि ये इस तरह की भ्रांति जो है वो दो लोगों ने फैला रखी है। एक तो जो हमारे कॉर्पोरेट ज्वेलर्स हैं, बड़े घराने, जी उन्होंने इस तरह की भ्रांतियां फैला रखी हैं कि जब आप गोल्ड बेचने जाते हैं तो छोटे ज्वेलर्स के पास आपको पूरा पैसा नहीं मिलेगा, या फिर मान लीजिए आपको पैसा काट के मिलेगा। सबसे पहली बात तो यहाँ पे हमें अपनी जरूरत को देखना पड़ेगा कि हम जो आभूषण ले रहे हैं वो साज सज्जा के लिए ले रहे हैं या फिर हम निवेश के लिए ले रहे हैं। देखिए, अगर साज सज्जा के लिए ले रहे हैं तो फिर आप गोल्ड को कंपेयर कर लीजिए किसी और आइटम के साथ, आप कपड़ों के साथ कंपेयर कर लीजिए, आप कॉस्मेटिक्स के साथ कंपेयर कर लीजिए। किसी भी चीज में आपको रिटर्न वैल्यू जो होती है वो जीरो होती है। जब आप आभूषण लेते हैं साज सज्जा के लिए तो क्या होता है कि उसका एक मेकिंग चार्ज होता है। सपोज मान लीजिए जब आपने लिया तो वो 10% आपको या 5% आपने मेकिंग चार्ज पे करके वो आपने सामान ले लिया। लेकिन जब आप उसको वापस करने जाते हैं तो दुकानदार को उसको वापस गलाना पड़ता है, और गला के एक नए फॉर्म में उसको बाजार में हम उसको लंगड़ी बोलते हैं, या एक आप उसको ये कह लीजिए बार फॉर्म में बनाना पड़ता है। तो उसका भी एक लेबर चार्ज पड़ता है, वो लेबर चार्ज उसको कट के पैसा मिल जाता है। लेकिन जब आप निवेश के लिए खरीदते हैं और आप गोल्ड बार या मान लीजिए गोल्ड ज्वेलरी, सॉरी गोल्ड कॉइन खरीद रहे हैं, और वो कॉइन 10 ग्राम का है, 916 का, यानी उसके अंदर 9.16 ग्राम जो है वो प्योर गोल्ड हुआ। जब आप ये 9.16 ग्राम प्योर गोल्ड लेके उसके पास जाएंगे
दुकानदार के पास, और आपने 12 ग्राम ज्वेलरी ली है, मान लीजिए 12 ग्राम प्योर गोल्ड बराबर लिया है, जी 9.16 ग्राम पूरा पूरा माइनस हो जाता है, उसमें कुछ भी नहीं कटता है। पैसे जब आप लेते हैं तो क्या होता है कि एक स्प्रेड होता है 200 300 500 रुपए का, 500 रुपए से ज्यादा पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं होता है। उतना पैसा आपको, देखिए बाय और सेल का कुछ डिफरेंस होता है, कोई भी अपना प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा बहुत रखता है, तो उतना डिफरेंस में आपको आपका जो गोल्ड है वो बिक जाता है। तो वो 1% से भी कम नहीं है। देखिए कोई भी आज अपनी दुकान लेके बैठा है तो उसके भी अपने खर्चे हैं, तो आधा से पौना परसेंट वो उसका कट जाता है, इसके अलावा कुछ नहीं कटता। मैं आपको इसका एक दूसरा एग्जांपल देता हूं। जब आप ईटीएफ लेते हैं तो उसमें आपका 0.1% से 0.15% मैनेजमेंट चार्जेस पर साल का खर्चा होता है। जी यानी अगर मान लीजिए मैंने 100 ग्राम टोटल मेटल रखा 20 साल के लिए, तो अगर मेरा 20 साल का 2% के आसपास का खर्चा हो जाता है, यानी 2 ग्राम मेटल जो है वो मेरा चला गया। आज की डेट में 10 ग्राम गोल्ड, 100 ग्राम गोल्ड था 10 लाख का, तो मेरा 20,000 रुपए का ईटीएफ में नुकसान हो जाता है। यही अगर मैं 10 लाख का फिजिकल गोल्ड लेके जाता हूं तो मुश्किल से मुश्किल मेरा 5,000 रुपए कट के मुझे 9,95,000 मिल जाता है। तो वहां पे, यहाँ पे क्या है कि सामने आपको वो बता रहा है सामने वाला कि इतना मेरा लेबर लगने वाला है, इतना पैसा मैं काट रहा हूँ। ईटीएफ के अंदर क्या है कि वहां पे एक छुपी कॉस्ट है, वो छुपी कॉस्ट आपकी कटती जा रही है, वो आपको पता नहीं चल रहा है। इसके लिए इस तरह की भ्रांति जो है वो फैलाई जाती है। जी। और नितिन जी, जब हम बात करें चांदी की, तो चांदी के भाव 1 लाख रुपए से ऊपर है। क्या बाजार में पुरानी चांदी बेचने वालों के नंबर्स में इजाफा हुआ है, या ऐसा अभी देखने को नहीं मिल रहा है? कमल जी, जब 95,000 से 99,000 के बीच में चांदी चल रही थी तो हम ये देख रहे थे कि 98-99,000 पे जो पुरानी चांदी थी वो काफी बिकने के लिए आ रही थी। लेकिन चांदी ने अभी जब पिछले 2-3 दिन में 1,03,000 के ऊपर ट्रेड करना शुरू हुआ है, तो चांदी की डिमांड निकल के वापस आई। इनफैक्ट जो लोग चांदी बेच के गए थे वही वापस वो चांदी को खरीदने आ रहे हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि जो चांदी की डिमांड है वो वापस अब बाजार में निकल के सामने आ रही है। और ये किसी भी एसेट क्लास में हमने देखा है कि सपोज मान लीजिए रिलायंस का शेयर आज 1450 रुपए चल रहा है, लोगों को लग रहा है कि इसको बेचना चाहिए, वो उसको बेच देते हैं कि भाई हमको 40% 50% का प्रॉफिट हो रहा है, मैंने 1,000 रुपए में खरीदा था। और वही जब 1,700 के ऊपर जाता है तो बाजार में खबर आ जाती है कि 3,500 हो जाएगा ये 3 दिन के अंदर, 4 दिन में, और जी वही लोग उसको 1,700 रुपए में खरीद भी लेते हैं। तो सिमिलरली चांदी के साथ भी देखिए अभी क्या है, आप लोगों को लग रहा है कि एक मिस्टेक हो गई है, 1 लाख के ऊपर का ब्रेकआउट आ गया है और काफी समय के लिए जो है वो यहाँ पे टिक रहा है, तो वही लोग अब उसको दोबारा खरीदने भी आ रहे हैं। कमल जी। जी। अब आपने सर जब शेयर बाजार की बात कही, तो एक बिल्कुल स्वाभाविक एक प्रश्न सामने आता है कि किसी भी इन्वेस्टर को, यानी उसके पास अगर 1 लाख रुपए, हम यही मानते हैं, तो उसे इन्वेस्टमेंट अपना पोर्टफोलियो में कैसे करना चाहिए, इक्विटी की ओर कितना मोड़े और गोल्ड सिल्वर में कितना मोड़ना चाहिए? कमल जी, अगर मान लीजिए 40-45 से कम की एज है तो मेरा मानना है कि 70-80% जो पोर्टफोलियो है वो इक्विटी में रखना चाहिए। और आप 5% से गोल्ड और 5% सिल्वर में रख सकते हैं, और बाकी 20% जो है वो आप लिक्विड फंड्स में रखिए। बाजार जैसे जैसे ऊपर जाता है, 25% अगर सपोज मान लीजिए इक्विटी मार्केट ऊपर जा रहा है, तो वहां पे आप क्या कर सकते हैं कि अपना पोर्टफोलियो आप इक्विटी से 10% कम करिए, आधा पैसा लिक्विड फंड में डालिए और आधा पैसा गोल्ड में डालिए। बाजार वापस मान लीजिए निफ्टी जो है 25,000 से वापस 20,000 पे आ जाती है, तो आपने जो पैसा लिक्विड फंड और गोल्ड में डाला था उसको निकाल लीजिए और वापस आप इक्विटी के अंदर इन्वेस्ट कर लीजिए। लेकिन अगर 55 साल के ऊपर की उम्र है तो आप इक्विटी के अंदर 10 से 15% रखिए और 70-75% आप लो रिस्क डेट फंड में रखिए, 5 से 10% गोल्ड में रखिए। देखिए गोल्ड जो होता है वो उसकी एक 20 से 25 साल की साइकिल होती है, तो गोल्ड को आप इक्विटी की तरह ट्रीट नहीं कर सकते जहां हर 3 महीने में जो है वो रिटर्न्स आते हैं, या हर 3 महीने में हम एक एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है, एक साइकिल होती है 15 साल में जो है वो एक बार सेंट्रल बैंक आते हैं, वो बाइंग शुरू करते हैं, या मान लीजिए अनसर्टेनिटी बढ़ती है तो हम देखते हैं कि गोल्ड जो है वो, चाहे वो 1980 हो चाहे वो 2008 हो, तो वो उस तरह की साइकिल में गोल्ड एक एक्सपोनेंशियल रिटर्न देता है, बट इट डज नॉट हैपन एवरी डे। तो बीइंग इन गोल्ड बिजनेस मैं बिल्कुल ये नहीं कहूंगा कि आपको एक मेजोरिटी जो है वो गोल्ड में रखनी चाहिए, बट हाँ 5 से 10% जो है वो आपको रखनी चाहिए। प्लस यहाँ पे मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, जैसे मान लीजिए मैं मेरी एज के लोगों को हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि आप एक पर्टिकुलर अमाउंट बना लीजिए। सपोज मान लीजिए आपको आज गोल्ड का भाव 1 लाख रुपए 10 ग्राम है, तो 10,000 रुपए का 1 ग्राम होता है। अगर किसी की एज मान लीजिए 30 साल है, तो अगले 30 साल तक वो अगर 1 ग्राम गोल्ड भी लेता रहता है कमल जी, तो उसके पास 360 ग्राम जो गोल्ड है जी वो इकट्ठा हो जाता है। तो अगर 360 ग्राम गोल्ड इकट्ठा हो जाता है और उस समय 3 लाख का भाव होता है, तो आप समझ लीजिए लगभग 1 सवा करोड़ का उसके पास रिटायरमेंट कॉर्पस फंड है। और यही चीज कमल जी मैं आपको बताऊं, 2007-8 में जब मैं लोगों को समझाता था कि 8,000 आज का भाव है सर, 1 ग्राम गोल्ड भी आप रखोगे और कभी अगर गोल्ड का भाव 1 लाख हो गया तो आपकी वैल्यू जो है वो इतनी होगी, तब लोग ये बोलते थे
कि अरे 1 लाख रुपए कहाँ गोल्ड हो जाएगा, अभी तो 8,000 8,500 चल रहा है। तो इस तरह की जो सेविंग्स है, रिटायरमेंट कॉर्पस फंड अगर आपको बनाना है, उसमें आप एसआईपी 10 15 20 25 साल के लिए, 20 25 साल के लिए अगर आप, तो गोल्ड आपको वो बेनिफिट जो है वो जरूर देता है। अच्छा, यहाँ नितिन जी एक बात और देखने में आती है, जब हम शेयर बाजार की बात भी कर रहे हैं तो शेयरों के भाव बुरी तरह से टूटते हैं। अच्छी अच्छी कंपनियां जो ब्लू चिप कंपनियां जिनको मानी जाती है, उनके भी प्राइस कई बार हमने देखा 50% तक भी टूट जाते हैं किसी न किसी घटनाक्रम से। जब ऐसे घटनाक्रम होते हैं तो गोल्ड को हम अगर देखें, चाहे 100 साल का इतिहास देखें, चाहे 10 साल का, या पिछले 3 4 साल का जो भी ताजा ताजा है, लेकिन गोल्ड कभी भी अपने पुराने प्राइस पर नहीं लौटा आज तक। गिरावट आई है नो डाउट, कुछ सालों में बहुत क्रैश हुआ, माइनस में भी शायद रहा होगा, लेकिन पुराना जो प्राइस था उसका पिछला लो, वहां पर वो टच नहीं करता है कभी भी। ये क्या खूबी है इसके अंदर? कमल जी, जब मैंने अपने 2006 या 7 में करियर स्टार्ट किया था गोल्ड के ऊपर, गोल्ड में काम करना शुरू किया था, तो मैं इन्वेस्टर्स को एक बात कहता था कि दादाजी ने जो भाव गोल्ड का देखा है वो पिताजी ने नहीं देखा, जो पिताजी ने देखा है वो मैंने नहीं देखा, और मैंने जो देखा है वो मेरे बच्चे नहीं देख पाएंगे। 2015 के बाद हम ये कहते थे कि हर सरकार आती है और 5 साल का प्लान देती है, तो साल का प्लान देती है तो जो गोल्ड का भाव होता है अगले 5 साल के प्लान में आपको दिखाई नहीं देगा। अब हालत ये होगी कि मैंने अपने पिछले जन्मदिन पे जो भाव देखा था वो अपने अगले जन्मदिन पे देखूंगा या नहीं देखूंगा, वो भी सर्टेन नहीं। गोल्ड का भाव इस तरीके से बढ़ रहा है, और बिल्कुल। उसका सबसे बड़ा कारण कारण है कमल जी कि एक तो रुपी डॉलर में वीकनेस बनी हुई है। अगर हम देखें तो 2014 में 58 59, अगर मेरी मेमोरी ठीक है, तो उस समय रुपी डॉलर था, और आज रुपी डॉलर 85 है, यानी 36 रुपीज की तेजी आ चुकी है। और 1 रुपए अगर गोल्ड में सॉरी यूएसडी आईएनआर में बढ़ता है या घटता है, तो गोल्ड में लगभग 550-600 रुपए का फर्क पड़ता है। तो 600 रुपए के हिसाब से अगर आप देखें तो लगभग 25-1 हजार रुपए की तेजी जो है वो इसी बात की आ गई है। और जो डेप्रिसिएशन है वो हमेशा रहने वाला है, क्योंकि जो आपका इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल है, भले ही वो आज कम हो गया है यूएस का और इंडिया का, बट जी आने वाले समय में ये वापस 4 से 5% हो जाएगा। तो 4 से 5% जो है वो गोल्ड में तेजी आने ही वाली है। और दूसरी बात, अगर हम बात करें तो पिछले मतलब अगर 2014 के बाद से अगर हम बात करें तो 14 के बाद से क्या हुआ है कि ट्रम्प जब से आए हैं यूएस के अंदर, तब से अनसर्टेनिटी जो है वो काफी बढ़ गई है, इवेंट्स को लेके काफी अनसर्टेनिटी बढ़ गई है। और 2012-13 के बाद से डेट सीलिंग की बात शुरू हो गई कि हर साल डेट सीलिंग आ जाती है यूएस के अंदर, होगा या नहीं होगा। और उसके पहले 1-2 साल पहले से ग्रीस का प्रॉब्लम शुरू हो गया था, और वहां से लोगों को ये लगने लगा कि अब जो गोल्ड है वो एक सेफ हेवन है। और उसके पहले क्या होता था, डॉलर जो है वो सेफ हेवन रहता था, क्योंकि अगर हम निक्सन के टाइम की बात करें तो उस समय उन्होंने पूरे वर्ल्ड को एक सुरक्षा का एहसास दिलाया था कि बॉस, आप अगर डॉलर में बिजनेस करते हो तो आपको कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि हमारे पास गोल्ड का रिजर्व है जितना डॉलर है हमारे पास। लेकिन जब रशिया का उन्होंने डॉलर का पेमेंट रोक दिया तो लोगों को और लगा कि भाई अब ये तो को जो है, जिसको आज हम सेफ हेवन समझ के यूएस बॉन्ड को होल्ड कर रहे हैं, कल हो सकता है कि हमारे भी पेमेंट्स रुक जाएं, तो लोगों ने उस डॉलर को सेल करके गोल्ड ले लिया। तो जो ग्लोबल ट्रेड में डॉलर की हिस्सेदारी रशिया वॉर के पहले 79-80% हुआ करती थी, आज वो 55-56% के आसपास आ गई है। इट माइट बी 52 और 58, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग द एवरेज फिगर ऑफ 55%। तो ये कारण है कि गोल्ड जो है वो तेजी बनी हुई है। और कमल जी, 2016 के बाद से एमसीएक्स में जो 2016 का लो था वो 2017 में टच नहीं हुआ, 17 का लो 18 में टच नहीं हुआ, यानी 1 साल पहले का जो लो है वो 2016 से लेकर आज तक पिछले 9 सालों में अभी तक टच नहीं किया है गोल्ड ने। नहीं, बिल्कुल बात आपकी सही है नितिन जी। देखें, जो आपने कहा कि देखिए वैश्विक अनिश्चितताएं भी है अर्थव्यवस्था की, और साथ में जियोपॉलिटिकल टेंशन। हमने जब देखा रूस यूक्रेन का युद्ध हुआ और यूक्रेन से लाखों लोगों ने दूसरे देशों में पलायन किया, तो अपने साथ में जमीन जायदाद रुपया शेयर बॉन्ड कुछ नहीं ले जा सके। जिनके पास गोल्ड था उन्होंने जेब में चाहे गोल्ड रखा या अपने लगेज में, और वे केवल गोल्ड ही साथ ले जा सके कि जहां वे जाके कुछ बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। नहीं तो आप कितने दिन दूसरे देशों की सहायता पर निर्भर रह सकते हैं। ये तो बात एक बहुत अच्छी आपने बताई कि गोल्ड में निवेश सेफ है और आपको हमेशा सुरक्षा देता है। अब यहां हम इसके प्राइस की बात कर लें तो नितिन जी, आपकी क्या राय होगी शॉर्ट टर्म के लिए जो ट्रेडर्स देखता है और लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टर देखता है? जबकि मैं बता दूं कि क्वांटम म्यूचुअल फंड ने अपनी रिसेंट रिपोर्ट में कह दिया था, डॉलर के संदर्भ में बताया उसने कि आने वाले कुछ समय में यानी शॉर्ट टर्म में 12 से 15% गोल्ड के प्राइस करेक्ट हो सकते हैं। आप क्या मानते हैं?
शॉर्ट टर्म वालों को क्या राय देंगे और लॉन्ग टर्म को आप क्या राय देंगे प्राइस को लेकर के? कमल जी देखिए, जो मेरी छोटा सा ब्रेन है उसमें मैं लॉन्ग टर्म आज की डेट में गोल्ड का व्यू निकालने में मेरी हैसियत नहीं है, मेरी हैसियत के बाहर है। और उसका साफ कारण है कि इतनी सारी अनिश्चितताएं बढ़ी हुई हैं कि आज हम नहीं जानते कि आज जो हम बात कर रहे हैं कल उसका क्या सीन होगा। और बिल्कुल ये पासे का खेल है। अगर आज मैं बोलूँ कि एक साल बाद गोल्ड का ये भाव होगा तो मैं पासा फेंक रहा हूँ, 6 आ गया तो मेरा, नहीं आया तो कोई बात नहीं, मैं बात भी नहीं करूंगा उसकी। तो बिल्कुल लॉन्ग टर्म से इस समय बचना चाहिए, पहली बात। सेकंड, गोल्ड आपके पोर्टफोलियो में बिल्कुल ऐसे होना चाहिए जैसे आपके खाने में नमक जरूरी है। नमक ज्यादा हो गया तो भी दिक्कत है और नमक कम हो गया तो भी दिक्कत है। तो गोल्ड आपको अपने पोर्टफोलियो में बिल्कुल खाने के नमक बराबर रखना है। तीसरी, अगर मैं देखिए शॉर्ट टर्म की बात करूं तो कमल जी, पिछले 10-15 दिन में एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ था। वो इवेंट क्या हुआ था कि यूएस कोर्ट ने टैरिफ के ऊपर पावर्स को रिस्ट्रेन किया था ट्रम्प जी की। और रात को 1:30 या 2 बजे के आसपास डिसीजन आया और गोल्ड ने उस दिन 3240 का लो लगाया। देखिए, मैं हमेशा मानता हूं कि बाजार के अंदर से दो ही खिलाड़ी होते हैं, बुल और बियर। अगर बुल, मान लीजिए, मतलब शेर के मुंह से अगर मैं जाके अपना खाना निकाल ला रहा हूं तो इसका मतलब मेरी ताकत शेर की ताकत से ज्यादा है। तो जिस दिन 3240 का भाव आया था उस दिन मंदड़िए चाहते तो वो पूरी पावर में थे और वो गोल्ड को उस दिन 3100, 3150 तक भी ला सकते थे, मतलब सब कुछ उनके हाथ में था। फिर भी वो तिजड़ियों ने जिस तरीके से उनके मुंह से खाना निकाला और 3240 से सेम डे इवनिंग तक 3320, 3330 तक ले आए, उससे एक बात तो पता चलती है कि मंदड़ियों के पास आज की डेट में कॉन्फिडेंस नहीं है गोल्ड को ज्यादा नीचे ले जाने का। जो सपोर्ट बने हुए हैं वो 50 डेज मूविंग एवरेज के आसपास बने हुए हैं डेली चार्ट्स के ऊपर। 3285 से लेके 3240 तक का जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, वहां पे आता है तो बिल्कुल फिजिकल गोल्ड में बाइंग करें। देखिए, वोलेटिलिटी बहुत हाई होने वाली है। डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट में गोल्ड से आपको बचना चाहिए। आपको फिजिकल या ईटीएफ फॉर्म में आप गोल्ड को बाय करिए, ताकि अगर मान लीजिए कोई छोटे समय के लिए 15-20 दिन के लिए कोई वोलेटिलिटी आती है तो वो आपके दिमाग को टेंशन ना दे, लीवरेज मत करिए। मुझे लगता है कि गोल्ड जो है वो एक अल्पकालीन समय में 3450 और $3500 के बीच में मिल जाएगा। जी और कमल जी, एक पिछले सवाल को मैं कंटिन्यू करना चाहूंगा, जी जिसमें हम लोग बात कर रहे थे कि वैश्विक कारण से। देखिए, हमारे राजस्थान में एक प्रॉब्लम है कि दिवालिया आदमी ने अगर एक आदमी से लोन लिया है गांव में, तो वो उस दिवालिया आदमी की प्रॉब्लम है। लेकिन अगर उसने पूरे गांव से लोन लिया है तो वो पूरे गांव की प्रॉब्लम हो जी जी जाती है। जी तो पूरा गांव जो है वो उसको बाहर निकालने की कोशिश करता है। तो जो 2010 के पहले चलता था पूरे वर्ल्ड में कि किसी एक पर्टिकुलर देश की प्रॉब्लम उसकी प्रॉब्लम होती थी, लोग कहते थे योर प्रॉब्लम इज योर प्रॉब्लम। आज की डेट में ये हो गया है कि योर प्रॉब्लम इज होल वर्ल्ड्स प्रॉब्लम। तो एक वो भी कारण है कि गोल्ड में जो है वो कंटिन्यूअस हम बाइंग इंटरेस्ट जो है वो देखते चले आ रहे हैं। जी अब हम बात यही सिल्वर पे कर लें तो सिल्वर में क्या पिक्चर आपको नजर आती है? नियर टर्म में चांदी के भाव कहाँ हो सकते हैं? क्योंकि चांदी का हमने ज्यादातर रुख देखा कि एक ब्रेकआउट या एक बढ़त के बाद वो फिर से एक कंसोलिडेशन जोन जैसी में रह जाती है, उसी प्राइस के आसपास मूवमेंट करती है, फिर एक ब्रेकआउट देती है। ज्यादातर ऐसी उसने चाल चली अभी तक। तो आपको, आपका क्या ओपिनियन रहेगा सिल्वर को लेकर के, क्या करना चाहिए? कमल जी, जब से टैरिफ वॉर स्टार्ट हुआ है तब से अभी तक ट्रम्प की और एक्स, मतलब जो चाइनीज प्रेसिडेंट है, उनकी मीटिंग नहीं हुई थी। लेकिन अब एक बात बहुत अच्छे से समझ में आ रही है कि चाइना के हाथ में जो है वो यूएस की नब्ज आ गई है। और वो रेयर अर्थ मेटल के ऊपर जितना स्ट्रिक्ट होता जा रहा है उतना ही ट्रम्प जो है वो बेचैन हो जाते हैं और वो मिलने की बात करते हैं। और कल उन्होंने जिस तरीके से ये बोला कि भाई देखिए, 55 और 10% की टैरिफ के ऊपर भी कोई दिक्कत नहीं है और रेयर अर्थ मेटल का जो एक्सपोर्ट है वो चाइना चालू रखेगा। तो अगर रेयर अर्थ मेटल का एक्सपोर्ट में किसी भी तरह की दिक्कत आती है तो ईवीज के अंदर जो मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी चल रही है वो मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी को इंडक्शन मोटर्स के ऊपर कन्वर्ट करना पड़ेगा। और अगर कन्वर्ट करते हैं तो इंडस्ट्रियल मेटल्स की जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी। तो वो चांदी को जो सपोर्ट है वो रहने वाला है। पर हाँ, जैसा आपने कहा, वोलेटिलिटी जो है वो रहेगी रहेगी। तो नीचे में हमने जो यहाँ पे डिस्क्लेमर दूंगा कि ये जो मैं बोलने जा रहा हूँ ये हमने हमारे क्लाइंट्स को भी बोला हुआ है कि 1,03,000 से लेके 95,000 तक अगर चांदी आती है तो एमसीएक्स के अंदर वहां पे हम इसको बाइंग करके चल सकते हैं। 90 के नीचे का स्टॉप लॉस। अगले 45 ट्रेडिंग सेशंस में ये हमें 1,25,000 से 1,30,000 तक देखने को मिल जाएगी। क्योंकि देखिए, एक डर जो है वो आ ही चुका है। तो लोग अब सिल्वर को भी जो है वो एज एन इंडस्ट्रियल मेटल, एज अ ऑल्टरनेटिव, वो उसकी रिसर्च जो है वो जारी रखेंगे। क्योंकि चाइना के ऊपर भरोसा करना बहुत मुश्किल है।
तो अगर इस तरह की कोई रिसर्च निकल के आती है तो अगले 45 दिन में जो है वो हम चांदी को 1.25 लाख 1,30,000 देख सकते हैं। और अगर इस तरह का कोई ऑल्टरनेटिव आ जाता है तो 1.5 पौने 2 लाख तक भी चांदी का भाव जा सकता है। जी नितिन जी, आप कोई डिस्क्लेमर देना चाहेंगे? बिल्कुल कमल जी, जो जो पोजीशंस मैंने सिल्वर की या गोल्ड की जो भी कॉल्स या व्यूज दिए हैं वो होल्डिंग पे भी हैं। और हमारा गोल्ड और सिल्वर में एक एसआईपी भी चल रहा है, मेरा अपना पर्सनल। और इसके अलावा ये हमने अपने क्लाइंट्स को भी सजेस्ट किया हुआ है। जी, आपका धन्यवाद, शुक्रिया नितिन जी। धन्यवाद सर।